देश के कानून मंत्री के हवाले से एक बड़ा बयान आया है जो कि आने वाले डेवलपमेंट्स की और आने वाले बदलावों की हवा का रुख बता रहा है कि किस तरीके से जस्टिस सिस्टम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसकी अभी केवल उम्मीद ही की जा सकती है। यह पहली खबर है। दूसरी खबर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े ही खराब दौर से जूझ रही है और अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की माने तो पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाइए, बुरा समय आने वाला है। तीसरी खबर वो है जो भारत की सरकारों का चरित्र बताती है, जो ये बता रही है कि सरकार किस तरह के लोगों का समर्थन करती है और कानूनों का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज मैं आपको 3 सबसे बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर है देश के कानून मंत्री के हवाले से, किरण रिजिजू, जो कह रहे हैं कि यह सरकार का काम है कि जजेस का अपॉइंटमेंट करे, यानी जजेस की नियुक्ति करना यह सरकार का काम है, ना कि कुछ जजेस के ग्रुप्स का जो केवल नाम प्रस्तावित करते हैं और सरकार को वो नाम मानने पड़ते हैं। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया इसी को कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में कुछ जजेस की बेंच बैठती है और डिस्कशन से एक नाम प्रस्तावित किया जाता है जो कि सरकार को हर हाल में मानना पड़ेगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा एक बार उस नाम को रिजेक्ट कर सकती है। यदि सेम नाम दोबारा सरकार को प्रस्तावित किया गया उसी बेंच के द्वारा तो सरकार को वो मानना पड़ेगा। किस कोर्ट में कौन जज बैठेंगे, किसको न्यायमूर्ति कहा जाएगा और कौन इस देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो कुछ ही लोगों का ग्रुप ये डिसाइड कर रहा है। इस लॉबी को तोड़ने की जरूरत है, ऐसा किरण रिजिजू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश की जनता कोलिजियम सिस्टम से नाराज है और नेशनल दस्तक आपको रोजाना यह बात बताता है, हर बार यह बात बताता है कि किस तरीके से कोलिजियम सिस्टम के कारण कुछ ही परिवारों के हाथ में देश की न्याय व्यवस्था दे दी गई है। कुछ ही परिवार के लोग ये तय करेंगे कि किसको न्याय मिलेगा और किसको नहीं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। कोरोना के बाद से, कोरोना काल के बाद से पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, उसमें भारत भी है। भारत के 68% सीईओ यानी कंपनियों के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग जो कि अर्थव्यवस्था की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उन्होंने चिंता जताई है कि आने वाला समय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही मुश्किलों भरा होने वाला है और 2023 में 23-24 के वित्तीय वर्ष में मंदी आने की आशंका है। मंदी कब कब आई है? एक तो कोरोना के दौरान आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी, लेकिन वो एक इंसिडेंट की वजह से थी, वो एक बीमारी की वजह से थी जो पूरे दुनिया में फैल गई थी। इससे पहले कब कब मंदियां आई हैं? 2008 में आई थी, लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था। उससे पहले 1991 में आई थी जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किया था, और उससे पहले कई बार मंदी इस पूरे विश्व में आती रही है। लेकिन 2023-24 के वित्तीय वर्ष में एक और बार मंदी का अंदेशा दिया जा रहा है कि आने वाला साल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खराब हो सकता है। और दूसरा डेटा जो कि वो सीईओज देते हैं, वो कहते हैं कि पूरे भारत की कंपनियों की कमाई 10% से घट जाएगी। ये बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है। क्यों है? इसको आसान शब्दों में आपको बताता हूं। अगर सभी कंपनियों की कमाई 10% घट जाती है तो वे उतने कर्मचारी नहीं रख सकेंगे जितने वे पहले रख सकते थे, तो भारी मात्रा में नौकरियों का नुकसान होने वाला है। और जब भी संगठित क्षेत्र में नौकरियां जाती हैं तो उसका सीधा असर पड़ता है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर। सब्जी वाले, फल वाले या फिर कोई दुकान चलाने वाले व्यक्ति, हमारे घर में आने वाली हाउस हेल्प्स, इन सब की भी कमाइयां घट जाती हैं और एक विशियस सर्कल शुरू होता है, विष चक्र शुरू होता है जो एक अच्छे खासे देश की अर्थव्यवस्था को बैठाने के लिए काफी है। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर है गुजरात से। गुजरात में आपको पता ही होगा कि 2002 में भीषण दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे और नरसंहार हुआ था
मुसलमानों का और हिंदुओं का, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन एक ऐसा प्रकरण हमारे सामने आया, एक ऐसी घटना हमारे सामने आई जो कि आज तक भी पूरे देश को याद है। बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ था। बिल्किस बानो का जब बलात्कार हुआ, वे 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और जो बलात्कारी थे वो बिल्किस बानो के परिवार को लंबे समय से जानते थे। बिल्किस बानो उन्हीं से अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आती थी और उसी परिवार ने बिल्किस बानो की मां, बेटी, बहन, इन सबको मार डाला और बिल्किस बानो का बलात्कार किया। लेकिन उन सभी 11 अपराधियों को 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव कहकर उन्हें रिहाई दे दी गई। और जब रिपोर्टें सामने आई तो पता चला कि वे अपराधी पहले से ही पैरोल पर जेल के बाहर 1000 दिन से ज्यादा बिता चुके हैं और अब उन्हें रेमिशन दे दिया गया है। जब इस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि जो रेमिशन इन अपराधियों को दिया गया है, कन्विक्टेड अपराधियों को दिया गया है, सारे सबूत हैं कि बिल्किस बानो का बलात्कार इन्हीं लोगों ने किया था, उन लोगों को जब रेमिशन दिया गया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक शर्मनाक तर्क दिया गया। वो तर्क यह था कि इनका व्यवहार जेल में अच्छा था। यह गुजरात सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इन 11 अपराधियों का व्यवहार जेल के अंदर अच्छा था, इसीलिए हमने इनको रिहाई दे दी है, इनको रेमिशन दे दिया है। और रेमिशन देने के लिए हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय से परमिशन भी ली थी। ये जो कमिटी बैठी थी जिन्होंने इन अपराधियों को रेमिशन दिया है, उनमें मेजॉरिटी बीजेपी समर्थक और बीजेपी के नेता शामिल थे और उन्हीं का जो हलफनामा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर किया है वो कहता है कि हमने परमिशन केंद्रीय गृह मंत्रालय से ली थी। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दे रहे थे तो उससे पहले ही तैयारी पूरी हो चुकी थी इन 11 अपराधियों को बाहर निकालने की और देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी कि 11 रेपिस्टों को गुजरात सरकार रिहा करने जा रही है। और इससे पहले गुजरात सरकार में ही जो एमएलए हैं वो कहते हैं कि हमने इन 11 अपराधियों को इसीलिए रिहा किया है क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, इनके संस्कार अच्छे हैं। क्या यह तर्क एक अपराधी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? आप खुद बताइए, क्या ब्राह्मण होना आपके संस्कार को जस्टिफाई कर देता है कि यानी कि आप ऑटोमेटिकली संस्कारी हो जाते हैं यदि आप ब्राह्मण हैं तो? इस लॉजिक से। और जब एक सरकार कन्विक्टेड अपराधियों के प्रति इतना सॉफ्ट रवैया अपनाती है तो जनता में एक मैसेज जाता है कि आप कुछ भी अपराध कीजिए, आपको छुट्टी तो मिल ही जाएगी। आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपको एक वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। एक वीडियो है राजेंद्र पाल गौतम का जिसमें वे बच्चों से बातें कर रहे हैं और उन्हें चॉकलेट्स बांट रहे हैं। बड़ा प्यारा वीडियो है, इसको आप पीआर स्टंट कह सकते हैं, कहिए सो कहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो बड़ा प्यारा है, देखिए जरूर। अब बताओ क्या बनोगे? डॉक्टर। मेहनत से पढ़ोगे? पक्का? प्रॉमिस? हाथ मिलाओ। चलो ये लो। आप क्या बनोगे भाई? क्रिकेटर? पक्का? और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के क्रिकेटर भी नहीं बन पाओगे, ठीक है? चलो हाथ मिलाओ। वेरी गुड। आप क्या बनोगे? डांसर। पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पक्का? प्रॉमिस? हाथ मिलाओ। वेलकम। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। पढ़ाई ठीक से कर रहे हो? हाथ मिलाओ। आपको क्या बनना है? डांसर। लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के डांसर नहीं बनते आजकल, ठीक है ना? विदेशों में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, अंग्रेजी बोलने वाले जाते हैं विदेशों में परफॉर्म करने, जो अच्छे डांसर होते हैं परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है ना उन्हें, तो उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, तो इसे पढ़ना पड़ेगा बहुत, ठीक है? हाथ मिलाओ। गुड, शाबाश। और इन तीनों खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।